और एक घटना का आप लोगों ने जिक्र सुना, साइकिल का। कुलपति हो जाने के बाद भी जब लौट कर आए बनारस में, तो साइकिल उन्होंने अपनी नहीं छोड़ी। यह किसी महान व्यक्तित्व के इस सादगीपूर्ण आचरण का हमको नहीं लगता है कि आज के तारीख में उदाहरण भी दिया जा सकता है। यह देव दुर्लभ है और यह शायद प्राकृतिक होती है, प्रकृति ही करती है, लेकिन उन्होंने किया। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी को, ज्योतिषविद और निवर्तमान अध्यक्ष काशी विश्वनाथ न्यास बोर्ड। महनीय मंच पर विराजमान काशी के नहीं अपितु इस देश के प्रतिष्ठित रचनाकार, लेखक, समीक्षक एवं विद्वान गण यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं एक ही चीज समझ पाता हूँ कि सर्वम खल्विदम ब्रह्मा। आप सब लोगों के भीतर वही एक तत्व है जो सब में है। ब्रह्मांड से लेकर सृष्टि और व्यष्टि, व्यष्टि के भीतर वही है जो समष्टि के भीतर है। इसलिए आप सभी पूज्य हैं और सबकी जो अंतरात्मा है, आत्मशक्ति है, उसको मैं नमस्कार करता हुआ कुछ बातें कहना चाहूँगा। बंधुओं, आज अभी जो हम लोगों ने सुना रीता जी को, तो मुझे लगा अगर ये नहीं रहती इस कार्यक्रम में तो कुछ जरूर अधूरापन रहता। बड़ी साफगोई से, और ऐसा लगा कि इनमें जो प्रतिभा है, जो गुण है, वो अद्भुत है। और जो नेतृत्व की क्षमता है, जो नेताओं का आचार और व्यवहार है, उससे भिन्न आपका विचार और सोच है। बहुत अच्छा लगा। और अभी आते ही हमने विमोद शुक्ल जी को मैंने कहा, आप लोग भी देखे होंगे, एक सप्ताह या 10 दिन पहले एक मणिकर्णिका घाट पर जो विस्तारीकरण या सफाईकरण हो रहा है, उसके विषय में काशी में अनेक प्रकार के वाद विवाद चले। लेकिन एक विमोद जी का अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बता रहा हूं, उससे सटीक, इतना सत्य और इतना कहना चाहिए प्रभावकारी कोई विश्लेषण नहीं हो सकता जितना आपने किया था। मैं उसी दिन से खोज रहा था, विमोद जी का अखबार में फोटो तो देखता था, बातें सुनता था, लेकिन आज बहुत अच्छा रहा मेरे लिए यह कार्यक्रम कि आपके बगल में बैठकर मुझे बात करने का, समझने का अवसर मिला। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जो आकाश गंगा है, ये ज्योतिष और फिजिक्स और क्या कहते हैं, एस्ट्रो साइंस का, एस्ट्रोफिजिक्स का विषय है। उसके जो अनगिनत तारे हैं, उनकी तरंगें, उनमें भी विघटन होता है, उनमें भी फिर नवीन सृष्टि सृजन भी होता है। ये चलता रहता है। ये कितने करोड़ों अरबों खरबों वर्ष से शुरू हुआ होगा और आगे कितने वर्षों तक जाएगा, इसकी गणना हम लोग नहीं कर सकते, केवल एक अनुमान पर ही कुछ सोच लेते हैं। बंधुओं, सच्चाई यह है कि एक समाधान इन्होंने दिया कि काशी में अनेक विद्वान आए, अनेक प्रातस्मरणीय ऐसे ऐसे विवेचक, ऐसे ऐसे लेखक, चिंतक और आध्यात्मिक साधना के परम गहराई तक पहुंचे हुए यहाँ के संत और सन्यासी आए। और ये आने का क्रम ऐसा नहीं है कि बंद होता है, ये चलता रहेगा। और यही काशी की अपनी विशेषता है
इसी को बनारस कहते हैं कि जब अनेक रसों का एक साथ संगम होता है तो बनारस हो जाता है। सचमुच में बनारस में मैंने देखा, जहाँ तक समझने की कोशिश किया, कोई मूलतः बनारस का बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। ये सारे लोग कहीं न कहीं पास पड़ोस से, गोरखपुर देवरिया कह लीजिए, कानपुर इटावा कह लीजिए, या दिल्ली और मध्य प्रदेश कह लीजिए, ये सारे के सारे लोग यहाँ पर इतने प्रेम भाव से और अपने भीतर जो कला है, अपने भीतर जो प्रतिभा है, चाहे वो तपस्या की साधना हो या विद्याध्ययन हो या अर्जन हो, लेखन हो, ये सब में काशी को भरा है अपनी साधना से। यह बनारस की विशेषता है। एक जो पुस्तक हम लोगों के सामने बार बार कही जा रही है, सपनों की पगडंडियाँ, उसके बारे में कुछ कहूँ। ये सपनों की पगडंडी नहीं है, मुझे तो लगा ये सपनों का राजमार्ग है। ये जो इसका पूरा का पूरा मध्य से शुरू होकर अंत तक हम जाते हैं तो सपनों का राजमार्ग दिखलाई पड़ता है बेमोर जी। ये पगडंडी से शुरू होती है लेकिन जाती है राजमार्ग तक। और एक चीज और, मैं जब इस पुस्तक को पढ़ने लगा तो ऐसा लगा विनीत जी कि जैसे मेरे बारे में लिखा गया है। मैं हर पन्ने पर, हर पृष्ठ पर अपने से पता नहीं क्यों जोड़ता रहा, कैसे पगडंडी पर चलना, कैसे गांव का प्राथमिक स्कूल होता है, कैसे बच्चों का व्यवहार होता है। और फिर उसी में जैसे एक बहुत अच्छा प्रकरण आया है कि हल है और यही पुस्तक फड़फड़ा रही हवा से, किनारे मेड़ पर पुस्तक रखी हुई है साइंस की, वो पढ़ने क्या विद्यार्थी की एक यही लगन होती है कि जहाँ जाएगा किताब ले लेगा, थोड़ा भी मौका मिलेगा तो उस पर समय देगा। तो क्यों अपने लोभ को वो रोक नहीं पाता है कि खेत में जाना है तो वहाँ भी पुस्तक लेकर चलो, और खेत में काम करना है पुस्तक कहीं रख दो, वहाँ हल उठा लो या बैल को हाँक दो या बीज छींटना हो तो बीज कर दो, और फिर निकल कर फिर उसी पुस्तक तक आ जाता है। हमने अनुभव किया, हम लोग जो गेहूं की वो दौरी होती है तो हाँकते हाँकते बैलों को फिर थोड़ा सा विश्राम चाहिए तो किताब लेकर वही बोझ के सहारे बैठकर, पता नहीं चलता था, कोई दीपक नहीं, कोई लालटेन नहीं, कोई प्रकाश नहीं, केवल रात की जो चांदनी थी, चंद्रमा का जो प्रकाश होता था, उसी में बड़े आराम से 150 पेज पुस्तक हम लोग पढ़ लेते थे। तो ये देखा कि हर चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं। और मुझे लगता है कि भारत का जो भी बड़ा से बड़ा आविष्कारक होगा, बड़ा से बड़ा पथ प्रदर्शक होगा, वो इन्हीं गांवों से लौट कर आता है, इन्हीं गांवों से होकर आता है। ये गांव में कौन सी ऊर्जा है, कौन सी उर्वरा शक्ति है, ये उस समय के हम लोग अनुभव करते हैं। देखिए यही अशोक सिंह जी हैं, इतना बड़ा इन्होंने साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन ठीक से पूछिए तो ये भी कहेंगे कि हम खेत से आए हैं, खलिहान से आए हैं और वहीं से फिर हम आगे बढ़े हैं। तो है एक शक्ति है, उन खेतों में एक शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, एक ऊर्जा है, और श्रम करने की एक प्रशिक्षण शाला है कि कैसे आदमी प्रशिक्षण करते 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 इस दुनिया के इतने बड़े महान मंच पर अपने को खड़ा कर पाता है। अब एक बात और बताऊं, कुछ कहूं। इसी पुस्तक में एक जगह एक संस्मरण आया है, एक अवसर पर आया है कि सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, मनोज सिंह जी ठीक से उसको देखिएगा, तो एक विद्यार्थी उनके ऊपर प्राणघातक हमला करता है। यह
आज सोचने भर से परेशानी हो जाती है कि ऐसा भी हुआ था क्या, लेकिन हुआ। और वहां पर उसकी जो टिप्पणी आती है उनकी कि शायद अपने ही लोग जिसको बहुत स्नेह देकर, बहुत अवलंबन देकर, बहुत कुछ सहायता देकर खड़ा किया, वही उतना निर्मम दुर्व्यवहार हमारे साथ कर सकता है। यह एक सार्वजनिक सत्य है, यह सत्य नहीं है, यह सार्वजनिक सत्य है। मुझे एक पाकिस्तानी कोई शायर है, उसका एक शेर कहीं पढ़ा था कि खा कर के तीर देखा जो गुनाहगारों की तरफ, तो अपने ही मित्रों से मुलाकात हो गई। यह सुगल जी गजब का यह है कि अपने ही मित्र होते हैं, इसलिए मित्रता जरूरी भी है, लेकिन मित्रता के साथ सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। मुझे लगता है कि इस पुस्तक में यह जो अंश आया है, मुझे लगा बहुत सत्य और कटु सत्य के रूप में इसका वर्णन किया है और उसको स्वीकार किया है कुशवाहा जी ने। और एक घटना का आप लोगों ने जिक्र सुना, साइकिल का। कुलपति हो जाने के बाद भी जब लौट कर आए बनारस में, तो साइकिल उन्होंने अपनी नहीं छोड़ी। यह किसी महान व्यक्तित्व के इस सादगीपूर्ण आचरण का हमको नहीं लगता है कि आज के तारीख में उदाहरण भी दिया जा सकता है। यह देव दुर्लभ है और यह शायद प्राकृतिक होती है, प्रकृति ही करती है, लेकिन उन्होंने किया। फिर एक और बार बार बातें कहेंगे ही हैं कि बहुत मौन रहते थे, कम बोलते थे, मधुर बोलते थे, विनम्र रहते थे। तो संस्कृत में एक प्रारंभ में ही एक बताया जाता है कि अगर हमारे पास विद्या आ जाएगी तो उसका प्रतिफल क्या होगा, कैसे दिखाई पड़ेगा। तो इसके लिए बताया है कि विद्या ददाति विनयम। अगर विनय न हो तो समझिए कि विद्या की अभी कमी है, अभी विद्वान नहीं हुआ है। विद्वान हो गया, विद्या अगर आ गई, अगर अंतर्हित कर लिया विद्या को, तो उसमें विनम्रता अपने आप कुछ करना नहीं पड़ता है, स्वतः विनम्रता आ जाती है। और यही पहचान है विद्वान का, उसकी विनम्रता के साथ जो उसका व्यवहार होता है। कि ये भी कहा गया है, उदाहरण दिया गया, जो फलदार टहनियाँ हैं, वो फल आ जाने के बाद वो विनम्र हो जाती, झुक जाती हैं, और नहीं झुकती हैं इसका अर्थ उसमें फल नहीं लगा है। और फल होने का अर्थ ही होता है विनम्र होना। ये कुशवाहा जी के जीवन के बारे में जो बताया गया मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ऐसे एक और चीज मैं भी बनारस में रहते एक 50 साल से मैं बनारस को देख रहा हूँ, लेकिन कुशवाहा जी के बारे में मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे विजय विनय जी को, जिन्होंने ये एक इतना बड़ा उपक्रम रखा, आप सब लोगों को बुलाया, इतने दूर दूर से विद्वानों को इन्होंने आमंत्रित किया। लेकिन ये कुशवाहा जी के विज्ञान के क्षेत्र में योग्यता या जिन जिन क्षेत्रों में उन्होंने काम किया उसमें उनका सामर्थ्य इस पुस्तक से केवल हम प्राप्त करते हैं। आमतौर पर बोलचाल में जो बनारसी चर्चाएं होती हैं उसमें इनका नाम नहीं सुना, एकदम नहीं सुना। तो हमको लगा इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कि वास्तव में जो सरस्वती होती है ना, वो गुप्त ही रहती है, गुप्त रहती है। समय आने पर उसका उद्घाटन होता है और हमारे रीता बहुगुणा जी उसे गुप्त सरस्वती से आई हैं, उसे प्रयाग से आई हैं, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को प्रकट किया है। तो एक जो बड़ा व्यक्ति होता है
यहाँ पर बहुत से हर तरह के लोग हैं, ये तो शिक्षा का केंद्र है। एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि महान कौन होता है। हम लोग किसी भी व्यक्ति के साथ महापुरुष लगा देते हैं कि महापुरुष है, लेकिन महापुरुष होता कौन है? इस पर भी किसी ने ध्यान दिया है कि महापुरुष के भी कुछ लक्षण होंगे। तो क्या लक्षण होंगे? तो कहा विपदि धैर्यम, लाख प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे जितना भी विरोध और अवरोध हो, लेकिन उस समय अगर हमारे पास धैर्य है तो आप समझिए कि हम महानता की ओर बढ़ रहे हैं। और सामान्य आदमी थोड़ी सी कठिनाई आई, रास्ता मोड़ लेगा, थोड़ी सी अव्यवस्था हुई, मुंह फुलाकर बैठ जाएगा। लेकिन महान पुरुष का ये लक्षण बताया कि वो है जो विपत्ति में भी धैर्य बनाए रखते। और अभ्युदय क्षमा, उन्नति पाने के बाद भी, बहुत कुछ पा जाने के बाद भी कभी उसके पास ईर्ष्या नहीं होती है। वो हमेशा क्षमाशील रहता है। क्षमा के अलावा कोई शस्त्र अस्त्र उसके पास नहीं होता है। क्यों? कि वो महान है। वो हमेशा वो सत्य की बात करेगा, वो अहिंसा की बात करेगा, वो समता की बात करेगा, समरसता की बात करेगा, वो विघटन और विनाश की बात नहीं करेगा। ये महान व्यक्ति का लक्षण है। और यशस्विता अभिरुचिर, यश के लिए, समाज में अच्छा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्न करेगा। प्रयत्न करेगा का अर्थ क्या है? कि अपनी जो चारित्रिक पूंजी है, अपनी जो विद्या की पूंजी है, अपने जो परिवेश से जो कुछ पाया उसको बढ़ाता रहेगा। यह जो है यश की आकांक्षा में है। और अंतिम बात का व्यसनम श्रुतौ, यह हम सब लोगों के लिए बहुत आवश्यक है सोचने लायक है। श्रुति माने ज्ञान, ज्ञान ही जिसका व्यसन हो जाए। अब बताइए, ज्ञान को व्यसन हो जाना माने या इस स्तर तक ज्ञान के लिए पागल हो जाना। जैसे कोई और व्यसन पाल ले तो उसके लिए वो पागल रहता है। हमको वैसे ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रहने के लिए, अपने श्रुति को बढ़ाते रहने के लिए, अपने सोच को, अपने चिंतन को बढ़ाते रहने के लिए उसमें जरूर ये आनी चाहिए। ये हमारे विजय विनीत जी उधर है, दुबले पतले, ये कहरे बदन के, लेकिन हमारा इनका विचार कुछ मिलता भी हो तो अधिकांश नहीं मिलता है। 80 और 20 पर हम लोग हैं लेकिन हम लोग की मित्रता आज 15 वर्षों से ऐसी है कि ये ना है तो मैं परेशान हो जाता हूँ, मैंने बात करूँ तो परेशान हो जाते हैं। हम लोगों की भेंट होती रहती है, वार्ता होती रहती है। और वार्ता में क्या होती है कि हर मिलन में कोई न कोई नया टॉपिक लेकर आते हैं। ये इनका व्यसन है, इसको व्यसन कहते हैं। जो हम लिख रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो समाज की परिस्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सदैव इनका जो शास्त्र चर्चा है, जो सामाजिक संरचना है, जो समाज की अव्यवस्थाओं के लिए इनके मन में पीड़ा है, जो व्यक्त करते रहते हैं, मुझे लगता है यही जो है ज्ञान के प्रति हमारा व्यसन है। और इस और व्यसन आप में हो या न हो मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करूंगा कि हम सबको यह व्यसन लग जाए कि हम लोग पढ़ने लगे, सोचने लगे, विचार करने लगे, चिंतन करने लगे। और जो वेद का विवेक सहना और संकथध्वम,
संबद्धध्वम संभो मनांश जानता, ये परस्पर संवाद की प्रक्रिया चलती रहे। और इस कार्यक्रम के बारे में हमको विनीत जी ने कहा कि कार्यक्रम रख रहा हूँ, आपको रहना है। मुझे ठीक ध्यान आ गया क्योंकि मेरे सुखी ने कहा कि इनका कहना न मानना। एक अपने आप में विपत्ति मोल लेना है। ये कुछ भी कहते मेरे सामने बिना जैसे सादे कागज पर दस्तखत करते रहिए, इसलिए कि बड़े सत्यता से, बड़े निष्ठा से और बड़े परिश्रम से अपनी बातें करते हैं। मैं इस पूरे आयोजन के लिए आप सभी जो अभ्यागत और दूर दूर से आए हुए विद्वान हैं, जो साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं और आप सभी सुधीजन हैं, तो सबके प्रति अपना प्रणाम निवेदित करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।